आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ही श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है, ऐसा तो चाणक्य ने भी कहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और कहीं न्यूज़ में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद 2030 तक इंडियंस ऑलरेडी 10 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके होंगे क्रिप्टो करेंसी में। उसी के साथ जब हमने अभी आए हुए बजट में निर्मला सीतारमन जी को कहते हुए सुना कि क्रिप्टो में खतरा है, बट वे एक डिजिटल रूपी करके कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो क्रिप्टो जैसा ही काम करेगा और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक गठन होगा ऐसी संस्था का जो इसके कानून बनाएंगे और इसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इसमें ट्रेड हो पाएगा। तो डिजिटल रूपी लोगों के लिए एक्सेसिबल भी होगा और वो ब्लॉकचेन से उसको सिक्योर्ड भी रखेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का दावा है। तो दोस्तों लीगल व्यू पॉइंट में अगर हम देखने चाहें तो आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के वक्त खतरा क्या है, तो सबसे पहला खतरा तो ये है कि वो भारत में लीगल टेंडर का स्टेटस ही नहीं है उसका। तो आप अगर किसी को पे करना चाहते हो तो वो लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, जिसके कारण से आप किसी को भी पेमेंट करोगे तो वो आपका लीगल डेब्ट क्लियर नहीं होगा उससे, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया तो। दूसरी बात कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और सरकार उसको मानती ही नहीं है, तो अगर आपका कुछ नुकसान हुआ या कुछ आपके साथ गलत हुआ क्रिप्टो करेंसी के परचेज में, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? उसके लिए कंज्यूमर कानून में भी कोई प्राविधान नहीं है। तो तब हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक गेट रिच क्विक स्कीम जैसे भी उभर रहा है। 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, पर अभी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी क्रिप्टो करेंसी को स्ट्रक्चराइज करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है। तो ये जो ग्रीवियंस है उसका रिड्रेसल कहाँ होगा वो कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, ऐसे भी माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फ्यूल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो देखने जाए तो ये सबसे बड़ा इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पे लोग काला धन स्टोर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है। दूसरी बात तो ये हो गई। अब तीसरी बात पे आता है कि क्रिप्टो जो है उस पर कोई कानून नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप उसको लॉन्च करते हो तो ये इट्स एन ओपन मार्केट, कोई भी लॉन्च कर सकता है, सुबह लॉन्च कर सकता है, शाम को वो ख़त्म हो गया अगर किस्सा, तो वो वापस भी ले सकता है क्रिप्टो अपना जो उसने इंट्रोड्यूस किया है, और तो आपके पैसे भी फंस सकते हैं। तो ये एक फ्रॉड भी हो सकता है और ये पूरा स्पेक्यूलेशन बिजनेस है। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस में तो यही होता है कि ये एक देखने जाए तो ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड चीज़ों पे कहीं ना कहीं खेला जाता है। तो ये फैक्टर्स जब ऐसे होंगे तो ये स्पेक्यूलेशन पे रहेगा। तो स्पेक्यूलेशन पे आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना हाईली स्पेक्यूलेटिव हाईली रिस्क परचेस क्यों करना चाहिए क्रिप्टो। दूसरी बात करें तो एक लीगल वहाँ पे ये भी इशू है कि जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई कायदा नहीं है, तो उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी नहीं है। तो इसी कारण से क्रिप्टो थोड़ा लीगली अगर हम देखने जाए तो रिस्क ज़्यादा है। हाँ, दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मुझे तो हमें ये जानना है कि ये 30% क्रिप्टो पे टैक्स है और अगर उसका कोई कानून नहीं है तो फिर टैक्स क्यों? तो दोस्तों जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो था 30% ऑन एनी काइंड ऑफ डिजिटल असेट। तो ये बहुत सही है कि क्रिप्टो एक डिजिटल असेट है। अगर आप उसमें ट्रेड करते हो, वहाँ से इनकम लाते हो, तो वो स्पेसिफिक इनकम पे आपको 30% पे गवर्नमेंट को करना रहेगा। तो दोस्तों यही था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और आगे मेरे दूसरे वीडियोस में हम बात करेंगे नए नए जो कानून आ रहे हैं और नई नई जो बातें हैं NFTs के बारे में और उसके ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ये वीडियो।